साथियों, मैं सचिन दीक्षित चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमने सोचा है कि जो अभी तक हमने पढ़ाया है आप लोगों को, इसका एक 10 मिनट का पहले हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज हमको चालू करना है उपनिवेशवाद। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं। भारत में आने के बाद वो मुग़ल सम्राट से एक दस्तक प्राप्त करती हैं और उस दस्तक के माध्यम से बंगाल में निःशुल्क व्यापार करना प्रारंभ कर देती हैं। और उस दस्तक का जब ये कंपनियां दुरुपयोग करना प्रारंभ करती हैं तो बंगाल के अंदर एक सिराजुद्दौला नाम का नवाब आता है। वो कैसे उसका विरोध करता है। हालांकि सिराजुद्दौला से पहले जो उनके पूर्वज थे, जैसे कि मुर्शीद कुली खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, इसके बाद फिर आते हैं सिराजुद्दौला। तो मुर्शीद कुली खां को भी दीवान बनाया जाता है बंगाल का, लेकिन मुर्शीद कुली खां भी देख रहे हैं कि कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं और शांत रहते हैं। जो अलीवर्दी खां हैं, ये भी जान रहे हैं कि कंपनी अपने दस्तक का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन अलीवर्दी खां भी एक समझौतावादी रुख अपना लेते हैं और शांत रहते हैं। तो बंगाल के कुछ लोग आकर के अलीवर्दी खां से कहते हैं कि नवाब, आपके होते हुए कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है और आप कुछ कहते क्यों नहीं। तो अलीवर्दी खां जवाब देते हैं कि बोलना कुछ नहीं है, चुप रहना है। और यहाँ पर वो अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहते हैं कि ये अंग्रेज़ उन मधुमक्खियों के समान हैं, यदि इनको छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और यदि छेड़ा गया तो ये काट काट के मार डालेंगी। तो ये इनका वक्तव्य है, बड़ा प्रचलित है, कई एग्जाम से पूछा भी गया है। इसके बाद देखें फिर सिराजुद्दौला आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये दस्तक के दुरुपयोग को देख नहीं पाते हैं। ये टोकना चालू कर देते हैं और उनसे कहते हैं, ब्रिटिश कंपनीज कहते हैं कि अभी तक तुमने जो दस्तक का प्रयोग किया, अब हम इसका प्रयोग नहीं करने देंगे। यदि हमारे राज्य में तुमको व्यापार करना है तो तुमको टैक्स देना ही होगा, तुमको जो सीमा शुल्क है वो तुमको देना ही होगा, जो चुंगी कर है वो तुमको देना ही होगा। इसी बात को लेकर के दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं और एक षड्यंत्र के तहत एक युद्ध होता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। और षड्यंत्र के तहत ये युद्ध ब्रिटिश कंपनी जीत जाती है और सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और प्लासी के युद्ध से जो इनको धन मिलता है, इसी धन से ये बक्सर का युद्ध जीतते हैं, इसी धन से ये कर्नाटक का युद्ध जीतते हैं, इसी धन से ये मैसूर जीतते हैं, इसी धन से ये मराठों को जीतते हैं और भी छोटी छोटी जो शक्तियां हैं उनको भी ये जीतते हैं। मगर मित्रों, एक बात विशेष तौर पर याद रखने वाली है कि ये अभी प्रारंभिक चरण में है। ब्रिटिश क्या है, अभी प्रारंभिक चरण में। तो अभी ब्रिटिश भारत के अंदर किसी भी राज्य से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि इनको भली भांति पता है कि अभी भी भारत में क्षेत्रीय शक्तियां बहुत मजबूत हैं। यदि हमने जिनके राज्य जीते हैं उन राज्य पे यदि हमने डायरेक्ट नियंत्रण कर लिया तो हो सकता है ये शक्तियां एकजुट हो जाएं और हमको पराजित कर दें और हमको भारत छोड़ के भागना पड़े। तो यही सोच करके इस समय अंग्रेज कंपनियां भी थोड़ा समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाती हैं और समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने के पीछे इनके स्वयं के हित छुपे हुए थे। अगर हम देखेंगे इस स्टेज में, यानी कि 1757 से लेकर के 1813 के चरण में, जिसको कहा जाता है वाणिज्यिक चरण, वाणिज्यिक चरण, इस चरण में सिर्फ और सिर्फ कंपनी मुनाफा कमाना चाह रही है। किसी भी क्षेत्रीय राजा के साथ उलझ करके अपना धन व्यय नष्ट नहीं करना चाहती है। परंतु कुछ ऐसे राज्य हैं जहां उनको युद्ध करना ही होता है, जैसे कि तुम देखोगे मैसूर, जैसे कि तुम देखोगे मराठा। अब सवाल ये उठता है कि सर अभी तो आपने बताया कि ये युद्ध नहीं करना चाहते, फिर ये मैसूर और मराठाओं से युद्ध क्यों कर रहे हैं। मैसूर और मराठा उनके लिए इंटरेस्ट का विषय, इंटरेस्ट मतलब हित का विषय है।
हित का कैसे? क्योंकि वहाँ से उनको लाभ प्राप्त होने वाला है, और अभी चूंकि वो राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं है, तो मैसूर का लाभ अभी वहाँ के हैदर अली और टीपू सुल्तान उठा रहे हैं, और मराठों का लाभ मराठे उठा रहे हैं। सवाल ये उठता है, अब आप लोग पूछेंगे सर मैसूर कैसे उनके लिए लाभकारी हो सकता था? तो तुमको बता दें कि जो मैसूर का क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये मसाला उत्पादक क्षेत्र है, जिसको मैसूर कहा जाता था, मसाला उत्पादक क्षेत्र। एक तो ये कारण था क्योंकि ये कंपनी क्या है, लाभ के लिए आई थी, और अपने लाभ कमाने के लिए और अपने हितों को साधने के लिए यदि इसे युद्ध करना पड़ा तो इसने विवशतावश युद्ध किया। ठीक है, हालांकि इस चरण में युद्ध भी किया है, लेकिन जिन राज्यों के साथ युद्ध किया है उन राज्यों को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं लिया, इन्होंने अप्रत्यक्ष नियंत्रण में लिया। इस दृष्टिकोण में इन्होंने घेरे की नीति अपनाई, घेरे की नीति अपनाई। इस चरण में इन्होंने सहायक संधि को अपनाया राज्यों के साथ, सहायक संधि को अपनाया। ठीक है, सहायक संधि भी हम बताएंगे क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर फिर ये मराठाओं से युद्ध क्यों किया? अभी तो आपने कहा कि जो है ये वाणिज्यिक चरण में इन्होंने युद्ध नहीं किया, मराठों के साथ भी युद्ध किया अपने हितों के कारण। यह वो समय है जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, औद्योगिकरण आ चुका है। तो औद्योगिकरण क्या कहता है? औद्योगिकरण कहता है कि हमको कच्चा माल चाहिए, और उस कच्चे माल से विनिर्मित वस्तु के लिए हमको एक बाजार चाहिए। तो भारत यूरोपियों के लिए, विशेषकर ब्रिटिशों के लिए, एक कच्चे माल का देश हो सकता था जहाँ पे बहुतायत संख्या में कच्चा माल उपलब्ध था, और दूसरा उस कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुओं के लिए भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी था, बहुत बड़ा बाजार था। अब मराठों के साथ युद्ध इसलिए किया इन्होंने क्योंकि मराठा क्या है, भौगोलिक रूप से देखेंगे, अगर ज्योग्राफी में तुम लोगों ने साथियों पढ़ा होगा तो ये इसको दक्कन का पठार बोला जाता है। ये लावा पठार से निर्मित भाग है दक्षिण का भारत, और लावा पठार से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। और साथियों बता दें, ये काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये वाला जो मराठा का जो क्षेत्र था, इस वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन बहुत हो रहा था, और इस समय अंग्रेजों को कपास की बहुत आवश्यकता थी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? इसलिए इन्होंने यहाँ से युद्ध तो किया और इन राज्यों को जीता भी, लेकिन इन राज्यों पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया, यहीं के उत्तराधिकारियों को यहाँ पर बैठाल दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, लेकिन अप्रत्यक्ष नियंत्रण अवश्य किया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता? सहायक संधि के माध्यम से। सहायक संधि क्या है तुम लोग पूछो सर? तो सहायक संधि का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने किसी राज्य को पराजित किया भारत में, और पराजित करने के बाद इन्होंने उस राज्य के साथ समझौता कर लिया, उस राज्य को अपना मित्र बना लिया। मित्र बनाने के बाद उससे कहा कि देखो भैया, अब तुम हमारे मित्र राज्य बन चुके हो, इसलिए मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम तुम्हारी मदद करें। तो राज्य भी कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया दोस्त तो हो ही नहीं सकता, मेरी मदद करना चाहता है। जबकि वो अंग्रेज भी मदद कर रहे हैं, वहाँ भी उनके हित छुपे हुए हैं। कैसे हित छुपे हैं देखिए जरा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए लेते हैं, मान लो मैसूर राज्य को जीता। मैसूर राज्य को जीतने के बाद इनसे कह दिया कि देखो अब तुम मेरे मित्र राज्य बन चुके हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। कौन सी संधि? सहायक संधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, सहायक, यानी कि अब हम तुम्हारे साथ एक सहायक तत्व बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, तुम्हारे साथ हम हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये भी खुश हो गया कि बहुत बढ़िया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि कोई हमारा
ऐसा मित्र जिसने हमको हरा दिया है और हराने के बावजूद भी हमको मेरे राज्य को नियंत्रण में लेने के बजाय उल्टा हमसे मित्रता करना चाह रहा। लेकिन एक चीज़ बता दें, वो मित्रता करने के पीछे भी उनके अपने हित छुपे हुए थे। उनके हित क्या थे? वो जानते थे अगर इस पे हमने नियंत्रण कर लिया डायरेक्ट तो भारत के अंदर जो छोटी छोटी शक्तियां हैं वो सशंकित हो जाएंगी। क्या सशंकित हो जाएंगी? उनको लगेगा कि जब इन्होंने मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया है ब्रिटिश ने, तो हमको भी ले सकते हैं एक दिन। तो ये अंग्रेज भली भांति जानते थे कहीं ये राज्य एकजुट होकर के हमला ना कर दें। और अभी हम क्या हैं, शैशवावस्था में, अभी नए नए हैं और हमारा पता ले व्यापार शुरू होने से पहले ही नष्ट हो जाए। अंग्रेज बहुत चालाक थे, बहुत ज़्यादा चालाक थे। वही चालाकी यहाँ पे की तो मैसूर के साथ में सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि कर दी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि सहायक, मतलब हम तुम्हारे सहायक बन के आ रहे हैं। ये एक सहायता करने वाली संधि है। इस संधि के तहत क्या होता है कि जो राज्य है, इस राज्य को इस संधि के तहत अपनी सेना नष्ट करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी सेना अपने राज्य की हटानी पड़ेगी और बदले में अंग्रेज अपनी सेना इस राज्य में रखेंगे। अपनी सेना इस राज्य में रखेंगे। मान लीजिए इस राज्य में अपनी सेना रख दी। ये सेना है जिसमें 100 सैनिक हैं और इन 100 सैनिकों को संचालित करने के लिए एक इनका सेना नायक रख दिया जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। ये रेजिडेंट क्या करता था? इन सब सैनिकों को देखता था और ये रेजिडेंट क्या करता था? उस राज्य के, जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों को भी देखता था। समझ पा रहे हो साथियों कि रेजिडेंट क्या है? आंतरिक मामलों को भी देख रहा है और सेना को भी देख रहा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गया, नहीं हो गया। लेकिन मैसूर का प्रशासन चलाने का दायित्व किसको सौंपा गया? यहाँ के उत्तराधिकारी को। इन राजाओं के जो उत्तराधिकारी बैठाले थे ब्रिटिशों ने, उनको सौंप दिया गया। और इस सहायक संधि के तहत ही विदेश नीति और रक्षा नीति, विदेश नीति और रक्षा नीति जैसे अधिकार अपने पास ले लिए ब्रिटिशों ने। विदेश नीति का मतलब, अगर ये मैसूर मान लो हैदराबाद से मित्रता करना चाहे तो वो तब तक मित्रता नहीं कर सकता है जब तक कि अंग्रेज, ये रेजिडेंट अनुमति ना दे दे, यानी कि अंग्रेज अनुमति ना दे दे। तो विदेश नीति हो गई। उस समय देखो क्या है ना साथियों, हैदराबाद ही उनके लिए विदेश था, उनके लिए अवध ही उस समय विदेश था। ठीक है, तो इनके साथ विदेश नीति, इनके साथ मान लो समझौता करना हो, इनके साथ मित्रता करना हो तो इन्हें अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। और दूसरी रक्षा जो विषय था, विदेश नीति का विषय और रक्षा नीति का विषय, ये भी अपने साथ अपने पास रखा अंग्रेजों ने। रक्षा नीति के तहत क्या होता था? अगर इस राज्य को दूसरे राज्य से युद्ध करना है तो उस युद्ध करने से पहले इनको अनुमति लेनी होती थी ब्रिटिशों से। देख रहे हो आप लोग कैसे अप्रत्यक्ष रूप से उस राज्य को नियंत्रण में ले लिया। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को खुश करने के लिए यहाँ का जो उत्तराधिकारी बैठाला, वो किसे बैठाला? यहाँ के राजाओं के उत्तराधिकारियों को ही बैठाला। जैसे मैसूर के वंशज जो थे उनके वंशज में ही कोई एक उत्तराधिकारी उठा करके यहाँ का राजा बना दिया। मतलब चेहरा तो है कि यहाँ के वंशानुगत जो राजा थे उनका उत्तराधिकारी है, लेकिन अंदर खाने में देख कौन रहा है? सब विदेश नीति और रक्षा नीति अंग्रेज। अब जरा तुम लोग हमको ये बता दो, इस तरीके से 1813 तक इन्होंने 1757 लेके 1813 तक यही नीति अपनाई और यही नीति इन्होंने भारत के कई राज्यों के साथ अपनाई। अब तुम लोग हमें ज़रा बता दो, जब सभी राज्यों के साथ में ये विदेश नीति इस तरीके से ये सहायक संधि अपनाएंगे तो सहायक संधि के तहत जिन राज्यों को अपनी सेना नष्ट करनी होगी, क्या वो सेना के अंदर विप्लव नहीं आएगा? उस सेना के अंदर नफरत नहीं पैदा होगी अंग्रेजों को लेकर के, क्योंकि वो अब बेरोजगार हो गए हैं? क्या वो किसानों के अंदर नफरत नहीं पैदा होगी, जिन किसानों से ये जबरदस्ती उत्पादन ले लेते थे, जिन किसानों से उनका उत्पादन ये सस्ते में खरीद लेते थे और उनको मजूरी में बेचना पड़ता था? तो यहाँ के सन्यासी, यहाँ के तुम देखोगे किसान, यहाँ की जनजातियाँ
और यहाँ के सैनिक, इन सबके अंदर अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना पनपने लगी 1757 से प्रारंभ हो गई और पनपते एक ऐसा समय आया जहाँ पर आकर के इनका धैर्य जवाब दे गया और 1857 का विद्रोह कर दिया इन्होंने। बहुत बड़ा विद्रोह था ये। अब तुम देख रहे हो इनकी नीतियों के कारण ही विद्रोह होता है। ये अभी सहायक संधि लेके आए और 1813 के बाद ये एक और ऐसा लेके आते हैं, उसका नाम था हड़प नीति। एक सहायक संधि नामक नीति लेके आए और 1813 के बाद लेके आते हैं हड़प नीति। 1813 तक ये क्या करते हैं, केवल सहायक संधि करते हैं। लेकिन अब अंग्रेजों को लगता है अब सहायक संधि से काम नहीं चलेगा, अब यहाँ के राज्यों को प्रत्यक्ष अपने नियंत्रण में लेना होगा, प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना होगा, यानी कि इन राज्यों को हड़पना होगा। तो राज्यों को सीधे हड़पने के लिए ये नीति लेके आए, हड़प नीति। सहायक संधि के बाद हड़प नीति, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन दो, विशेषकर इन दो नीतियों के कारण 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। 1857 का विद्रोह ऐसा विद्रोह होता है जहां पर राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता है हमको पहली बार। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं मित्रों? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब सभी का लक्ष्य मिलकर के एक हो जाए। मतलब जरा समझो, सभी का लक्ष्य एक हो जाए। जैसे कि मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, और भी कई लोग जातियां हैं, जनजातियां हैं, और विभिन्न प्रकार के मत हैं, मतांतर हैं। इस प्रकार ये सब आ जाएं एक मंच पे और इन सब का एक ही लक्ष्य हो। क्या लक्ष्य? अंग्रेजों से मुक्ति, 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 अंग्रेजों से मुक्ति और अंग्रेजों से मुक्ति। सबका लक्ष्य एक ही हो गया, क्या? अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति, अंग्रेजों की धूर्तता से मुक्ति, धूर्तता से मुक्ति, अंग्रेजों की चालाकी से मुक्ति, अंग्रेजों की फूट डालकर राज करो की नीति से मुक्ति। समझ रहे हो? इसको हम कहेंगे राष्ट्रवाद। एक होगा सब, ये कहलाएगा राष्ट्रवाद। तो 1857 में हमको राष्ट्रवाद की झलक पहली दिखाई पड़ती है। हालांकि अंग्रेजों ने इसको राष्ट्रवाद मानने से मना किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये राष्ट्रवाद मान लेंगे तो ये फिर श्रेय कैसे लेंगे? क्योंकि ये तो ये कह के भारत में आए थे कि हम भारत को सभ्य बनाने आए हैं और हमारे कारण ही यहाँ पे राष्ट्रवाद आया है। अगर ये राष्ट्रवाद को स्वीकार कर लेंगे तो इनको भारत में क्यों टिकने दिया जाएगा? लेकिन आने वाले समय में जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं और भी जो नए नेता हैं वो निकल के आते हैं और इनका विरोध करते हैं। वो हम राष्ट्रवाद जब पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से बताएंगे। हमें लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है उपनिवेशवाद। तो यहाँ तक अभी हमने आप लोगों का रिवीजन करवा दिया है। अब आइए अगला टॉपिक हम लोग पकड़ते हैं, उपनिवेशवाद। कुछ हमारे विद्यार्थी हैं ऑफलाइन जो पढ़ते हैं हमसे, तो कह रहे थे सर आप जो है जब ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो आप ना मुस्कुराते हैं ना हंसते हैं। अब तुम लोग बताओ हम क्या यहाँ ये सीटें देख के मुस्कुराएं या ये दीवार देख के मुस्कुराएं? कोई होना चाहिए ना किसको देख के। जैसे या तो विद्यार्थियों के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है तब चलो मुस्कुरा सकते हैं। तो हमारा अभी अभ्यास नहीं है ऑनलाइन अकेले वीडियो बनाने का। अब धीरे धीरे अभ्यास डाल रहे हैं अपना हम, ठीक है? तो धीरे धीरे मुस्कुराने का भी अभ्यास आ जाएगा, ठीक है? चलिए, दरअसल क्या है, हमने अभी तक ऑफलाइन क्लासेस ली थी। जितनी भी क्लासेस ली हैं अभी तक हमने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं। ये पहली बार मेरा अनुभव है जब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो अभी हमारे अंदर वो चीज़ है भी नहीं कि अभी हम ऑनलाइन आने में हमें एक हेसिटेशन भी लगता है। वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट हो पा रहा है ऑनलाइन में अभी हमारे अंदर। तो हो सकता है सप्ताह भर के अंदर वो बिल्ट हो जाए, ठीक है? चलिए,
आइए उपनिवेशवाद को समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जो है आदत डाल लेंगे हंसने की और मुस्कुराने की। सही बात है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। ठीक, आइए उपनिवेशवाद को देखते हैं। उपनिवेशवाद को समझने से पहले हमको इसकी पृष्ठभूमि को जानना होगा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, पहले आइए जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को, फिर हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद क्या है और क्यों है। ठीक, तो आइए पृष्ठभूमि पे चर्चा करते हैं। साथियों, तुम लोगों को शायद ध्यान होगा, हमने पहले वीडियो में बताया था कि यूरोप में 15वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक 15वीं शताब्दी तक मध्यकाल रहा, मध्यकाल का युग रहा, काल का युग रहा। इसको अंधकार काल भी कहा जाता है। हमने इसमें बताया कि इसमें एक यहाँ पे सामंती व्यवस्था हुआ करती थी, यानी कि फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। उस फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था कि जैसे कि एक राजा होता था, ये राजा की ज़मीन है, राजा की ज़मीन है, और इसी राजा की ज़मीन पे ही सामंत भी अपनी खेती करता था, करता नहीं तो करवाता था, सामंत खेती होती। लेकिन ये सामंत राजा से अधिक शक्तिशाली होते थे। पद में तो छोटे हैं लेकिन शक्तिशाली होते थे अभी। तो ये क्या करते थे, सामंत अपनी भूमि को 2 भागों में बांट देते थे। एक जो भाग है उसे कहा जाता था मेंस भूमि और दूसरे भाग को कहा जाता था डिमेंस भूमि। तो कृषकों को करना क्या होता था कि सप्ताह में लगभग 3 दिन इन्हें मेंस भूमि पे कार्य करना होता था और सप्ताह के बचे हुए शेष 4 दिन में डिमेंस भूमि पे कार्य करना होता था। तो मेंस भूमि पे ये जो कार्य करते थे, कार्य करने के बाद जितना उत्पादन होता था वो उत्पादन किसान अपने पास रख सकता था, लेकिन उसके बदले 4 दिन डिमेंस भूमि पे कार्य करना होता था। और डिमेंस भूमि पे कार्य करने के बाद जितना उत्पादन होता था वो पूरा का पूरा उत्पादन कौन रखता था, वो पूरा का पूरा उत्पादन रखता था सामंत। ये डिमेंस भूमि पूरी सामंत के निहाना ये थी, पूरी सामंत की, लेकिन उसने इसे 2 भागों में बांट दिया था। ठीक, अब ये सामंत ही सेना रखता था, सामंत ही वेपन रखता है, हथियार वगैरह रखे हुए, और सामंत का सीधे कनेक्शन भी है किससे, पोप से, पादरी से, इनका कनेक्शन है। और पोप चूंकि धार्मिक नेता था तो इसका बड़ा वर्चस्व हुआ करता था। ये इनके जो है कह सकते हो चाटुकार के रूप में काम करते थे। कौन, सामंत वगैरह पोप के, पादरियों के चाटुकारता करते थे। तो राजा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। हमने तुमको बताया था कि 15वीं शताब्दी में आकर के 1453 ईस्वी में एक इस्लामी शक्ति थी। उस इस्लामी शक्ति ने क्या किया, यूरोप और भारत आने वाले मार्ग के बीच में कब्जा कर लिया, यानी कि अधिकार किया। जैसे कि मान लीजिए ये यूरोप है और ये एशिया है, और एशिया में ही यही कहीं पे भारत है, तो इस वाले मार्ग पे कब्जा कर लिया। ये स्थलीय मार्ग था जो डायरेक्ट भारत तक आया करता था, स्थलीय मार्ग, इस पे कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया जाता है तो ये फिर वैकल्पिक मार्ग की खोज करने लगते हैं। लेकिन इसी समय क्या होते हैं, जो हमने तुमको बताया था ये पूर्वी रोमन है, पूर्वी रोम है, और ये पश्चिमी रोम है। तो पूर्वी रोम के विद्वान, साहित्यकार, शिल्पकार, कलाकार भाग भाग के किधर आ जाते हैं, पश्चिमी रोम में आ जाते हैं। जब ये पश्चिमी रोम में आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो विद्वान लोग आते हैं, यही विद्वान लोग अपनी विद्वता को पश्चिमी रोम में भी फैलाते हैं। तो पश्चिमी रोम में फैलाते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे आ जाता है पुनर्जागरण काल। क्या आ जाता है, पुनर्जागरण, मतलब पुनः जगा देते हैं ये लोग।